हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर। तो आज सभी को पहले मेरी राम राम। तो सब अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो और अच्छे से करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आज हम आए हैं तीसरी क्लास में। सुबह सुबह 6:30 बजे हम अपलोड करते हैं इसको। और आप इसको पूरा का पूरा देखें एंड तक और अपना स्कोर शेयर करें कि कितना आपका स्कोर बना है। पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करें, अगर नहीं आ रहे हैं तो और अच्छे से अच्छी मेहनत करें। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 क्लास 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं प्रैक्टिस। आज लगभग हम प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 प्री के सीजीएल प्री के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आए हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। उन उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 30% बढ़ जाता है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके जो क्या कहते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, तो अपने को सेविंग कितनी बढ़ी या कितनी घटी वो देखनी है। ठीक है, तो करिए क्वेश्चन को। तो करते हैं प्रश्न संख्या 1। हमको दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो इनकम क्या होती है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये जो होता है कि जो मासिक आय या वार्षिक आय जो भी होती है, जो खर्चा और सेविंग को जोड़ के वही तो आती है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? 8:5 दे रखा है। तो अपन 8:5 नहीं लेकर 80 और 50 लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो अगर 80 उसकी इनकम है, 50 रुपये खर्चा कर देता है, तो बचेगा कितना? 30। पर 30 रुपये बचाता है। अब उसकी क्या है कि इनकम है जो 20% बढ़ जाती है। अब उसकी इनकम पहले कितनी थी? 80 थी। अब 80 से 20% बढ़ेगा तो कितना हुआ? 20% होता है 1/5। और अब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? यानी कि 5 पे 1 बढ़ेगा, 6/5। तो 80 का 6/5 करेंगे तो हो जाएगा यानी कि 96। कितना हो गया? 96, 96। 80 में 20% की वृद्धि 96 हो गया। तो अब इसने क्या कहा है कि उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 30% बढ़ जाता है। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/10। तो अगर 30% बढ़ा है 10 पे तो कितना बढ़ेगा? 13। 13/10। तो अगर 50 को 13/10 से गुणा करेंगे, 13/10 से गुणा करेंगे तो 5 बार 13.65 यानी कि 65 आ गया। ठीक है, अगर 96 उसकी इनकम हो रही है अब बढ़ने के बाद में, और खर्चा बढ़ने के बाद में अब उसका 50 से कितना हो गया? 65। तो सेविंग कितनी बढ़ेगी? सेविंग आपको इसमें से अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएं तो सेविंग आएगी। तो 96 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा? 31। अब घटी तो है नहीं, तो जो जो डिक्रीज वाले ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गए। तो अब क्या हुआ है? इंक्रीज ही हुई है उसकी। इंक्रीज कितनी हुई है? एक किसके रेस्पेक्ट में? 30 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 यानी कि 100/30%। यानी कितना होगा? 100 में 3 बार जाएगा, बचेगा कितना? 10/30 यानी कि 1/3। 3 से ही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ये 3 है, 1/3 गलती होगी टाइपिस्ट से। तो 1/3% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज। प्रश्न संख्या 2 है, एक ए है जो एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। और ए से शुरू करके जो अल्टरनेट डेज में काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, और वो 5 दिन में काम 5 दिन कार्य करते हैं साथ में, फिर एक काम छोड़ देता है। तो बेस बी है जो शेष कार्य कितने दिन में करेगा? करिए।
तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 25 दिन में। और बी वही कार्य कितने दिन में करता है? 30 दिन में। 25 और 30 का अपन जो एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेने के लिए 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 150, 150। ये 5 बार जाता है, ये 6 बार। यानी कि उनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? तो एक 6 करता है और बी करता है वो 5 करता है। अब इसने क्या कहा है कि ए से शुरू करते हैं, अल्टरनेट डेज पर कार्य करते हैं। यानी कि एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन ए काम पर आता है, एक दिन बी काम पर आता है, ऐसे करते करते 5 दिन वो कार्य करते हैं। तो पहले दिन ए आया, ए से शुरू करते हैं, ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, बी ने काम किया, फिर तीसरे दिन वापस ए आया, फिर चौथे दिन बी आया, फिर पांचवें दिन वापस ए आया। तो ऐसे वो 5 दिन तक कार्य करते हैं और बाकी बचा कार्य बी अकेला कर देता है, ए कार्य छोड़ देता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ? ए एक दिन में कितना करता है? 6। और बी कितना करता है? 5। 6 और 5 11, और 11 ये 22, और बाकी ए ने किया 5वें दिन, तो 22 और 6 कितना हुआ? 28। तो 28 कार्य इन्होंने कर दिया। 5 दिनों में 28 कार्य किया, तो पीछे कितना बचा? 122। 150 में से 28 किया तो 122 बचा। 122 कार्य बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा 5 की एफिशिएंसी से कितना टाइम में करेगा? यानी कि 2 बार, 10, 2 बच्चा 22, यानी कि 4 बार, 24 सही 2/5। 24 सही 2/5 डेज में कार्य पूरा करेगा। लेफ्ट जो भी कार्य शेष बचा था ए के जाने के बाद में वो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करिए। एक दुकानदार 1 किलो के बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, करिए। तो करते हैं प्रश्न संख्या 3। उसमें दे रखा है कि एक दुकानदार है जो 1 किलो के बाट के स्थान पर वो कितना 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी कि 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम का बाट है और वो यूज कितना कर रहा है? 940। यानी कि वो दिखा तो रहा है कि 1 किलो का बाट है, लेकिन एक्चुअली में वो कितना है? 940। तो उसको 60 ग्राम का तो प्रॉफिट यहाँ हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि वह इसे 4% लाभ पर बेचता है, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है? यानी कि रेशियो ले लेते हैं इसका, तो ये हो गया 100 के रेशियो में लेते हैं, 94/100। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि वह 4% ही लाभ कमाता है, यानी कि 100 रुपये पे कितना कमाता है? 4%। तो 100 पे 4 कमाता है, यानी कि कितना हो गया? 104। तो वो कह रहा है कि 100 की वस्तु वो 104 में बेचता है, लेकिन एक्चुअली में वो 100 तो है ही नहीं, वो तो कितना है? 94। यानी कि 1000 ग्राम ना होकर 940 ग्राम है, यानी कि 94 है। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट होगा 94 पे कितना हुआ? 94, 600 और 4, 10, यानी कि 94 पे 10 रुपए का प्रॉफिट होता है उसको। तो कितने प्रतिशत उसको लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा? तो गुणा 100, यानी कि 1000%। ठीक है, 940 का मतलब 94 का 1000 में भाग जाएगा 10 बार, तो कितनी बार जाएगा? 940। पीछे कितना बचा? 60। 60 में पॉइंट लगा के 0, 600। 600 में 94 का भाग जाएगा 6 बार, यानी कि 10.6%। 10.6%, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर है, तो यही टिक करेंगे अपन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा। बेईमान दुकानदार वाला एक बार और समझा देता हूँ कि इसमें क्या दे रखा है कि 1 किलो का बाट है। 1 किलो का बाट मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, और वो 1000 ग्राम की जगह 940 ग्राम ही तोलता है, तो उसको सीधा सा सीधा 60 ग्राम का प्रॉफिट हो जाता है। अब वो क्या कहता है कि 1000 पे 4% का प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन एक्चुअली में वो 4% प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कितना है? 94 पे 94 से 104, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट, 94 नहीं 10.6% का प्रॉफिट उसको मिलता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करिए।
सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी गई है और प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या होगी। यानी कि 3 छूट दिए, 3 डिस्काउंट दिए हैं, तो एक टोटल डिस्काउंट कितना होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट ज्ञात करना है, फॉर्मूला सबको पता होगा, फॉर्मूलों में वैल्यू रखनी है और निकल जाएगा। ठीक है, करिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को कि एक वस्तु है, उस पर 3 छूट दी जाती है, माना x%, y% और z%। ठीक है, तो x%, y%, z% 3 क्रमागत छूट दी जाती है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा। तो टोटल डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए सबको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, इधर माइनस आता है, अगर सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है ना तो वहाँ दोनों जगह प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बट्टा 100 माइनस एक्स वाई जेड बट्टा 10,000। ठीक है, प्रतिशत, ये फॉर्मूला और इसमें इसकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे अपन। 15, 20, 25 कितने होते हैं, 25 और 20 45, 15 60। ठीक है, 60 माइनस एक्स वाई कितना दे रखा है, 15 और 20 का गुणा करेंगे तो 300। ठीक है, 300 प्लस 20 और 25 का गुणा करेंगे तो 500 प्लस, और 25 का 15 में गुणा करेंगे तो 250 और 5 में करेंगे 10 बार, 5 में करेंगे तो 125, यानी कि 375, 375। ठीक है, बट्टा 100। अब ये कितना आएगा, एक्स वाई जेड तीनों कितना होगा, यानी कि 20 का 25 में 500, 500 का 15 में 7500, यानी कि 7500 बटा 10,000, 10,000 प्रतिशत। अब देखो ये कितना है 60, इसमें से घटाएंगे कितना है, मतलब एक 300, 500 कितना, 800, 8 और 3 1175, तो ये हो गया 11.75, 11.75 माइनस 7500, यानी कि ये कितना है 0.75, यानी कि 4 जीरो से कट गया और पॉइंट आ गया सबसे आगे, तो 0.75, 0.75 इसमें से घट जाएगा तो ये कितना है 11, यानी कि 60 में से 11 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा 59, यानी कि 49, 49%। तो 49% यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सीधा सीधा कर लेना है। 300, 500, 800 और 3 1175 में से 75 घटा देंगे तो 1100 में 60, सीधा का सीधा करना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। यदि 3 वर्षों में 72 की राशि बढ़कर 104 हो जाती है तो प्रति वर्ष समान दर से 5 वर्षों में 120 की राशि कितनी हो जाएगी। करिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अगर इसमें दे नहीं रखा है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है। बहत्तर से बढ़कर 104 हो जाती है, कोई राशि 72 है और वो बढ़कर कितनी होगी 104.4 होगी, तो बढ़ा कितना है, एक्चुअली में बढ़ा कितना है 72 में मतलब बढ़ा है 32.4, 32.4 रुपये बढ़ा है, तो ये कितने सालों में बढ़ा, 3 सालों में, तो एक ईयर में कितना बढ़ा, 3 का भाग दे देंगे, यानी कि एक मतलब 10 बार और पीछे बचा 24, यानी कि 8 बार, 10.8। ये कितने एक साल में बढ़ता है 10.8, तो 10.8 72 का कितना प्रतिशत होता है, आपको दिख नहीं रहा, यानी कि 10%, 7.2 का 10% कितना होता है, 72 का 10% 7.2, और इसका 5% और निकालें तो यानी कि 3.6, 3.6 और 7.2 को जोड़ेंगे तो 10.8 नहीं आ रहा, तो कितना प्रतिशत है 15%, 10% ये और 5% ये, यानी कि 15%, जो क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 15% क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, 120 की राशि है और 5 वर्षों में 15% की दर से कितना हो जाएगा। तो 120
120 पे पहले तो ब्याज निकालेंगे, ब्याज कितना आएगा उसमें फिर ये प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। 120 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 15%, तो 15 गुणा टाइम कितना है 5, सीधा गुणा करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है, PRT बटा 100 सबको पता है, बटा 100 कितनी बार जाएगा 5 से 20 बार और 20 से ये 6 बार यानी कि 90। तो 5 वर्षों में 120 पर 15% की दर से 90 रुपये का जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को जब प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं SI प्लस P प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट, तो अपना मूल जो क्या कहते हैं मिश्रधन आ जाएगा। तो कितना होता है अमाउंट, अमाउंट होता है 200 120 प्लस 90 इज इक्वल टू 210। 210 कितना है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सिस्टम का है, प्यारा सा क्वेश्चन करे। सारे के सारे क्वेश्चन ये भी 2023 प्रीवियस ईयर के हैं, प्री के हैं, CGL प्री के, ठीक है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, तो मान लो ए के पास जो टॉफी है वो एक्स है और बी के पास टॉफी है जो वाई है, ठीक है। तो ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी है। अब अगर पहली कंडीशन तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन में ये क्या कह रहा है कि एक्स है जो एक्स और वाई, एक्स अपने पास से एक टॉफी दे देगा, तो एक माइनस हो गया, किसको देगा वाई को, यानी कि वाई के साथ एक जुड़ गया। बी को एक टॉफी दी तो यानी कि एक टॉफी देने से उनके जो टॉफियों की संख्या है वो बराबर हो जाएगी, ए के पास जितनी टॉफियां उतनी बी के पास हो जाएगी, ठीक है। ये तो कंडीशन एक है। अगर इसमें अपन एक को उधर लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई प्लस 2, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि बी ए को एक टॉफी दे देता है, यदि ए को ए के पास पहले कितनी है एक्स है, एक टॉफी और दे दी यानी कि एक्स प्लस एक, तो जो ए के पास टॉफी है वो बी की डबल हो जाएगी। तो ए के पास जितनी टॉफी है वो बी की डबल हो जाएगी। तो बी ने कितनी टॉफी दी, डबल हो गई, यानी कि वाई उसके पास टॉफी थी एक, उसमें से इसने ए को दी है, तो एक्स प्लस ए इधर हो गया एक्स प्लस एक और इधर ही क्या हो गया उनका आधा हो गया, यानी कि जो ए के पास टॉपी है वो बी की क्या हो जाएगी दुगुनी, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। तो इधर से देख लो आप, मतलब x की वैल्यू यहाँ रख दो y प्लस 2, तो y प्लस 2 इधर रखेंगे तो y प्लस यानी कि ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 2y माइनस 2। फिर इधर से y की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, 3 इधर से उधर चला जाएगा यानी कि माइनस 5 हो जाएगा, और y इधर आ जाएगा तो y का y, तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। तो y की वैल्यू 5 आई और इधर रख देंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो x के पास कितनी टॉफी है 7 और y के पास कितनी टॉफी है 5, ठीक है। तो टोटल टॉफी की संख्या कितनी हुई 7 और 5 12, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आप अगर इतना करोगे एग्जाम में तो फंस जाओगे, इतना टाइम आपके पास है नहीं, ठीक है। आपको सीधा एज्यूम करना है, आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है, इजी सा है। अगर आपके दिमाग में ऑप्शन दे रखे हैं इजी इजी से कि 12 10 और 14 15 से इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इनके बीच ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से एक टॉपी मतलब एक नंबर इधर देने पर डबल हो जाता है उसका और घटाने पर आधा हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 5 और 7 ही एक ऐसे नंबर हैं इसमें से एक इसमें बढ़ा दिया और एक इसमें घटा दिया, तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 6, यानी कि बराबर हो गया। अगर इसमें से एक कम कर देते हैं इसमें बढ़ा देते तो ये इसका डबल हो जाएगा 4 8, ठीक है। तो ऐसे करना आपको, ना कि ऐसे एक्स मान के, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा आपका। तो हिट एंड ट्रायल सबसे अच्छा मेथड है आपके लिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करिए। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 हैं तो इन संख्याओं का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। माध्य अनुपात हमने पिछली क्लास में भी किया था। तो माध्य अनुपात क्या होता है, मीन प्रपोर्शन
मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, यानी कि जो दो संख्या दे रखी होती है उनका माध्य अनुपात निकालना है तो दोनों का गुणा करके उसका वर्गमूल ले लेते हैं तो माध्य अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 नंबर कौन से हैं? अगर आपके पास किसी दो संख्या है और उसकी एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं, तो अगर वो दो संख्या a गुणा b है और उनका मल्टीप्लाई बराबर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ है 2, यानी कि 24। तो a गुणा बी, ए की वैल्यू इधर रख देंगे, ए बी की वैल्यू इधर रख देंगे तो कितना आएगा रूट 24। 24 में से इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2, क्या हो गया 4 गुणा 6, 4 का कितना होता है वर्गमूल, 4 का होता है वर्गमूल 2 और 2 रूट 6, 2 रूट 6 यानी 2 रूट 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान सा क्वेश्चन है ये, करिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दे रखा है, हम इधर लिख लेते हैं 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है 1। कोट थीटा की वैल्यू देख निकालनी है, तो सबसे पहले इसको मतलब सोल्व कर दो, कोस थीटा साइन थीटा को 1 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 3 साइन थीटा, इजी सा क्वेश्चन है, माइनस प्लस का ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इजिकल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको नहीं दिख रहा ये माइनस का, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 3 साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा इधर आके क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। 3 साइन थीटा दे रखा है और ये कोस थीटा है और कोस थीटा इधर है और साइन थीटा। ठीक है, अगर अपन क्या करते हैं कि कोस थीटा को उधर भेज दें, साइन थीटा को इधर ले आते हैं, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इधर प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, और जो कोस थीटा है वो उधर चला जाएगा तो ये माइनस उधर जाकर प्लस, ये भी कितना हो जाएगा 2 कोस थीटा, यानी कि 2 से 2 कट गया। अगर साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है 1, ये दोनों क्या हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। कोट थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा, इजी सा है ये क्वेश्चन। 2023 प्री का है, सारे के सारे प्री के ही हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। करिए, कोस 36 डिग्री प्लस ए कोस 36 डिग्री माइनस ए प्लस कोस 54 डिग्री प्लस ए और कोस 54 डिग्री माइनस ए। लगाइए दिमाग, फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। करिए, तो दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि कोस थीटा है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा ही तो होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा नहीं होगा, कोस 90 में से थीटा को घटाएंगे तो ये तो सबको पता है। ठीक है, और एक और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है आपको बता देता हूँ कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। इधर कौन सा लगेगा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला आपको लगाकर इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे लगेगा, है तो सारे कोस के कोस है, साइन कैसे होगा,
तो साइन करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कोस 90 माइनस थीटा। तो करते हैं इसको, कोस 36 डिग्री प्लस ए गुणा कोस 36 डिग्री माइनस ए, ठीक है, प्लस अगर इसको कोस 54 डिग्री प्लस ए है, इसको हम कोस ऐसे लिखें, कोस 90 माइनस 54 डिग्री प्लस ए गुणा कोस 90 माइनस 54 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अगर ऐसे लिखें तो आ जाएगा आंसर, मतलब साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, कोस 36 डिग्री प्लस ए डॉट कोस 36 डिग्री माइनस ए प्लस कोस 90 माइनस ये कितना हो जाएगा, कोस यानी कि साइन में बदल जाएगा, तो साइन 36 डिग्री प्लस ए और इधर हो जाएगा कोस यानी कि साइन 36 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी का, तो यानी कि कोस ए माइनस बी, कोस ए की वैल्यू कितनी है 36 प्लस ए प्लस, और कोस बी की वैल्यू कितनी है 36 माइनस ए, ठीक है। तो इधर क्या हुआ कि सॉरी अपन ने इसमें जो कोस ए माइनस कोस ए बी का फॉर्मूला है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस से, ठीक है, ये 36 से 36 कट जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा 2a, यानी कि कोस 2a आंसर आएगा। तो कोस 2a ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन 10 करते हैं अपन। दो संकेंद्रित वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या दे रखी है 10 और 6, बड़े वृत्त और उसकी जीवा मतलब, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को, एक वृत्त है, स्ट्रक्चर पर मत जाना, जैसा भी बने समझाने के लिए, ठीक है। ये केंद्र है, ठीक है, दोनों का केंद्र है। अब इसने क्या कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दो त्रिज्या है, ठीक है, और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यहाँ से स्पर्श करती हुई जाएगी ये जीवा, ठीक है, ये जीवा है जो कि यहाँ पर स्पर्श करती है इसको, ठीक है, छोटे वृत्त को। तो जो जीवा पर, अरे यार एक मिनट, ये कॉमन केंद्र है इनका, ठीक है, और यहाँ से ये इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, और जो त्रिज्या है वो इस जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 6, और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो है ये, और ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पेन टैब से थोड़ा बनाना मुश्किल होता है लेकिन ट्राई कर रहे हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, आपके सामने वही सेम कल परसों 2-3 क्लासों में हमने पढ़ाए हैं, 5 12 13 का ट्रिपलेट, 5 12 13 नहीं सॉरी 3 4 5 वाला, 3 4 5, ठीक है। अगर इसको दोगुना करते हैं 6, इसको दोगुना करते हैं 8 और इसको दोगुना करते हैं 10, ठीक है। 10 दे रखा है 6, तो ये कितनी होगी, आधार कितना होगा इसका, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसने क्या पूछा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए उस जीवा की लंबाई पूछी है। तो जीवा की लंबाई पूछी है, ये जीवा की आधी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर भी इधर ऑप्शन में दे रखा है, आप गलत नहीं कर दो। तो ये पूरी लंबाई कितनी हुई, 8 की दोगुनी यानी कि 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है और कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा। करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11, जो ए है वो 90 डिग्री है, तो ये अपन ने ए कर दिया, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये बी और ये सी, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु है वो क्या है, इसने दे रखा है डी, डी इसका मध्य बिंदु है, बी सी का डी मध्य बिंदु है, तो ये और ये बराबर हो गए, बराबर भागों में बांटेगा। तो इसने पूछा है ए डी की लंबाई कितनी होगी, ए डी, तो डी जो है इसको देखकर आपको जो कौन सा बिंदु है जो केंद्र है जो कि
हाइपोटेनियस है, कर्ण है, उसको दो भागों में विभाजित करता है, तो सरकम सेंटर। कौन सा? सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर यानी कि बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र यानी कि इस पर बाहर एक वर्त बनाया जाता है, तो जो वर्त का केंद्र है वो हमेशा हाइपोटेनियस को दो भागों में विभाजित करता है। तो ये कौन सी सरकम रेडियस होगी? तो ये सरकम रेडियस है वो हमेशा हाइपोटेनियस की आधी होती है। ठीक है, यानी कि ये सर्कल है, ये सर्कल ऐसे बनता है, तो ऐसे बनेगा, तो जो ये त्रिज्या है और ये क्या है? डायमीटर है। तो हमेशा जो हाइपोटेनियस है वो जो सरकम सर्कल है उसका डायमीटर होता है, तो डायमीटर हमेशा रेडियस का आधा होता, रेडियस का डबल होता है, डायमीटर की आधी रेडियस होती है। ठीक है, तो ये भी यार तीनों सेम हो गए। तो आर जो सरकम रेडियस है, जो एडी है, उसकी लंबाई कितनी हुई? बीसी, और बीसी बटा दो, यानी कि उसकी आधी तो होती है, हाइपोटेनियस की आधी, यानी कि बीसी बटा दो, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात है, देखा 11:15। लड़कों से लड़कियां ज्यादा हैं। यदि किसी विद्यालय में लड़कों की तुलना में 200 लड़कियां अधिक हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 11:15। ठीक है, तो 11:15 यानी कि ज्यादा कितना है? 4। 4 ज्यादा, और इस 200 इसकी वैल्यू दे रखी है जितनी ज्यादा है ना। ये क्या कह रहा है? किसी विद्यालय में लड़कों की तुलना में 200 लड़कियां ज्यादा हैं, तो ज्यादा कितनी है? 4, और 4 की वैल्यू कितनी ठीक है? 200, और ये कितना गुना हो गया? 50 गुना। तो अब ये एक की वैल्यू 50 है, तो लड़कों की संख्या टोटल कितनी है? 11 गुना 50। 11 का 50 में गुणा करेंगे तो 55, यानी कि 550 लड़के हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। और लड़कियों की संख्या अगर पूछे तो 15 से गुणा कर देंगे, 750। ठीक है, लड़कियां 750, 550 ये, अगर टोटल पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 13, यानी कि 1400। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। द एज ऑफ ज्ञानेंद्र एंड अरविंद आर इन द रेशियो 6:5। ज्ञानेंद्र और अरविंद की उम्र का अनुपात 6:5 है। ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे कि ज्ञानेंद्र यानी कि जी मान देख लेते हैं, और इनके रेशियो दे रखा है, और अरविंद, ठीक है, इनका रेशियो है 6 और 5। ठीक, यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, यानी कि ये 6 और 5, यानी कि 11 की वैल्यू कितनी देखिए 55, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र की एज कितनी है वर्तमान में? 6 और 5, 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितनी बार? 30। और अरविंद की उम्र कितनी हो गई? 5, यानी कि 25। ठीक है, ये 30, ये 25। अब इसने क्या पूछा है? अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद यानी कि ये तो हो गया 37। इसमें 30 में 7 का 7 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो 37:32 अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो यही सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का, सभी यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? एक पुरुष, एक लड़का, एक महिला ऐसे दे रखा है, आप इसको ए बी सी भी मान के कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसने मतलब लैंग्वेज में आपको घुमाया है। ठीक है, चलो तो करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इस पे। क्या है कि एक मैन है, एक बॉय है और एक वुमेन है। ठीक है, मैन कार्य को करता है 10 दिन में, बॉय करता है 15 दिन में, और वुमेन करती है 30 दिन में। ठीक है, और 30 दिन में तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 30। 30 एलसीएम यानी कि टोटल वर्क 30 आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 3। कार्य क्षमता एक एम जो पुरुष है उसकी कितनी होगी? 3। बॉयज है उसकी होगी 2, और 30 यानी कि एक महिला की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, सभी मिलकर यानी कि तीनों की कार्य क्षमता जोड़ दें, 3 2 5 1 6, तो 6 यानी कि 6 कार्य क्षमता के साथ में वह कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मैंने कह रहा हूँ, यानी कि एम ए बी। ठीक है, तो 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 दिन,
यानी कि 5 दिन में वो एक साथ मिलकर कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरीके से भरे टैंक को खाली करने में 54 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक है, उसको भरने के लिए इनलेट पाइप 120 घंटे समय लगाता है और आउटलेट पाइप उसको खाली करने के लिए 54 घंटे का समय लगाता है। यदि टैंक खाली होने पर, खाली टैंक है, उसमें 8 इनलेट पाइप लगाते हैं, 3 आउटलेट पाइप खोल दिए जाते हैं, तो कितने समय बाद टैंक पूरी तरह भर जाएगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक इनलेट पाइप जो टंकी को भरता है, जैसे इनलेट आई मान लेते हैं, टंकी को 120 घंटे में भरता है, ठीक है, और आउटलेट पाइप कितने में खाली करता है? 54 घंटे में। तो ये हो गया आउटलेट ओ, 54 घंटे में खाली, यानी कि इसको नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव, भरने वाला पॉजिटिव और खाली करने वाला नेगेटिव। अगर इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 120 और गुना, इसको 6 गुना 9 में बांटेंगे तो 6 9, यानी कि 6 तो इसमें आ गया, 9 का गुना कर देंगे इसमें, ये हो जाएगी टोटल कैपेसिटी। टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 120 गुना 9, ये होगी टोटल कैपेसिटी। अब क्या करना है, इसने क्या कहा है कि 3 तो आउटलेट पाइप खोले और 8 इनलेट पाइप खोलने पर ये टैंक कितने पर में भर जाएगा? खाली टैंक है, यानी खाली टैंक यानी 120 गुना 9 लीटर इसमें पानी भरना है, ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी इसकी। अगर इसमें 8 इनलेट पाइप खोलेंगे तो देख लेते हैं पहले इसकी जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी वो कितनी आती है। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आएगी 9, कितनी है? 9, 120 घंटे में भरता है और ये 54 घंटे में खाली कर लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 20, ठीक है, ये 20 ये 9, ठीक है। 9 की एफिशिएंसी के साथ में 8 इनलेट पाइप, तो 8 में 72, और खाली करने वाले जो 3 आउटलेट पाइप हैं जो उसको माइनस में ले लेंगे, उसकी एफिशिएंसी होती है माइनस में, यानी कि 60, यानी कि 120 गुणा 9 कैपेसिटी के टैंक को 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप भरने में कितना समय लगाएंगे? तो इसमें से घट जाएगा तो कितना बचा? 12, और 12 का इसमें जाएगा ये 10 और 9, यानी कि 90 घंटे का समय लगेगा, 90 आवर्स, ठीक है। तो एक खाली टैंक 120 गुणा 9 यानी कि कितना हो गया? ये हो गया 1080 लीटर का टैंक है, उसको भरने के लिए 90 घंटे का समय लगता है 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप को खोलने पर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक चोर पुलिस का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा, करिए। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे चल रहा है, ठीक है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, पुलिसकर्मी ने कितनी डिस्टेंस तय की, ठीक है। तो एक चोर है, पुलिस है, वही रिलेटिव स्पीड वाला फार्मूला लगाना है। रिलेटिव स्पीड वाला फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। अगर वो एक ही दिशा में चार दौड़ रहे हैं तो माइनस हो जाएगी उनकी स्पीड S1 माइनस S2 गुणा टी, ठीक है। अगर इधर इसमें क्या दे रखा है? 1250 मीटर, ठीक है। अगर रिलेटिव स्पीड ज्ञात करेंगे 10 माइनस 8 यानी कि 2, अगर 2 इधर दे रखी है तो जो 1250 मीटर है इसको किलोमीटर बढ़ेंगे तो ये हो गया 1.250 किलोमीटर, ठीक है। और अब इसमें कितनी स्पीड से? 2 की स्पीड से। अब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 0, फिर पॉइंट लगेगा 6, 625, ठीक है, 0.625 कितना है? ये टाइम लगेगा, ठीक है, घंटा यानी आवर। अब इसने क्या पूछा है कि तत्कालीन पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, ये तो पकड़ी नहीं, तय की गई दूरी कितनी होगी? तो पुलिसकर्मी ने कितनी तय दूरी, यानी कि जितना चोर दौड़ा है उतना ही तो पुलिस दौड़ा होगा। तो चोर कितना दौड़ा? 0.625 गुणा 8, ठीक है, 8 की स्पीड से दौड़ा है, इतना समय लिया है, तो कितना हुआ? 8 पंजे 40, 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 0, फिर 8 छंग 48 और 2 50, यानी कि ये हो गया। तो जो पॉइंट है वो संख्या पहले है, 3 नंबर पहले है, तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर,
5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी को धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम आपको पता होगा कि अगर जो नाव की चाल है या फिर जो किसी की आदमी की चाल है वो कितनी होती है, एक्स, और जो धारा की चाल है उसको हम मानते हैं वाई। अगर एक ही दिशा में है, धारा की दिशा में ही अगर आदमी ट्रेवल कर रहा है तो एक्स प्लस वाई हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम हमेशा क्या होता है, एक्स प्लस वाई, जो कि क्या दे रखा है अपने पास, 16 की स्पीड, 16 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, यानी कि 16/15 जो स्पीड आ जाएगी अपनी। तो इसको मतलब 15 को घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग दे देंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 बार, यानी कितना आ गया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम। अब इसने क्या कहा है कि जो धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में लगा समय 25% है। ठीक है, एक तो डाउन स्ट्रीम है और एक अप स्ट्रीम है। इसे ये कह रहा है कि धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में लगा समय उससे 25% कम है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल यानी कि धारा के अनुकूल तो हो गया डाउन स्ट्रीम, और प्रतिकूल हो गया अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर धारा के विपरीत दिशा में उसको 4 घंटे मतलब 25% का कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 4, तो 4 समय लगता है, तो उसके विपरीत दिशा में एक कम लगेगा, 25% कम टाइम लगेगा, यानी कि 3। ठीक है, अगर डिस्टेंस समान है और टाइम का रेशियो दे रखा है तो स्पीड का रेशियो उसका विपरीत हो जाएगा, उसका हो जाएगा उल्टा, यानी कि 4:3। ठीक है, 4:3 यानी कि डाउन स्ट्रीम का रेशियो 4 है, तो 4 की वैल्यू दे रखी है 64। 4 की वैल्यू 64 कितने गुना हो गया, 16 गुना। तो ये भी 3 भी क्या हो गया, 16 गुना, यानी कि 48, यानी कि अप स्ट्रीम कितना आ गया, 48। अब ये क्या कह रहा है, शांत जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी, शांत जल में यानी कि स्थिर जल में आदमी की जो स्पीड है वो क्या आएगी। तो आदमी की स्पीड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा एक्स प्लस वाई अपने के पास दे रखा है जो कितना है 64 किलोमीटर, और एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम जो अपने निकाला है 48 किलोमीटर। ठीक है, अपने को एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधा सा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो डाउन अप इसको जोड़ के भाग देंगे तो कितना आएगा, 64 48 कितने होंगे, 112। 112 में 2 का भाग देंगे यानी कि 56। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 घंटे में 56 ही करेगा, 56 गुणा 1 यानी कि 56 किलोमीटर। तो 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है, धारा की दिशा में एक नाव की गति शांत पानी में नाव की गति 125% है। ठीक है, यदि नाव को शांत पानी में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो धारा की प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, करिए। तो करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि धारा की दिशा में नाव की गति और शांत पानी में नाव की गति का 125% है। ठीक है, धारा की दिशा में यानी कि धारा की दिशा में अप स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, और शांत पानी का नाव की गति होती है एक्स, इसका रेशियो दे रखा है 125% की वैल्यू होती है, कितना हो गई, 125% की वैल्यू होती है, अगर 25 से करेंगे तो 5/4। ठीक है, तो ये हो गई 5 और ये हो गई 4। अब इसने क्या कह रखा है, यदि नाव को शांत पानी में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक्स यानी कि शांत पानी में नाव की गति हो गई 20 किलोमीटर को तय करने में 30 मिनट, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, यानी कि 60 का भाग दे देंगे तो कितना, 2 बार, यानी कि 40 की स्पीड है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो इसकी स्पीड है स्थिर जल में। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक्स की वैल्यू 40 इधर दे रखी, 40 इधर रख लेते हैं, तो वह 40 प्लस वाई, इधर 40 नीचे ऊपर इधर चला जाएगा, यानी कि 200, 200 में 4 का भाग यानी कि हो जाएगा 50। 50 में 40 माइनस हो जाएगा, तो वाई यानी कि धारा की चाल भी अपने पास आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। तो अब यह कह रहा है धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी, प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड ज्ञात करने के लिए होता है एक्स माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू अपने पास 40, वाई की वैल्यू 10, यानी कि टोटल कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाई अप स्ट्रीम जाता है,
और 15 किलोमीटर की दूरी 30 की गति से तय करने में उसको कितना समय लगेगा? 1/2 घंटे। 1/2 आधा घंटा समय लगेगा, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए। ये भी बोटनी स्ट्रीम का है, मतलब बोटनी स्ट्रीम आज सारा कवर ही कर लिया, मतलब है जितना 2019 में 2023 में सीजीएल प्री में जितना पूछा सारा का सारा। और भी क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे, तो वो लेके आएंगे अगली क्लास में आपके लिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शांत जल में एक नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। यानी कि धारा की गति 15 है और नाव की गति 45 है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय और अनुकूल तय करने में लगने वाले समय से 9 घंटे अधिक है। जो प्रतिकूल लगता है ना समय, वो ज़्यादा है और अनुकूल कम है। तो सीधी सी बात है, अनुकूल जैसे कि एक दिशा में जा रहे हैं तो कम ही लगेगा, अब उसके धारा के सामने से आएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। तो करते हैं क्वेश्चन को, क्या दे रखा है कि शांत जल में एक नाव की गति x = दे रखा है 45, ठीक है। जबकि नदी यानी कि y की गति दे रखी है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसमें डाउन स्ट्रीम कितना होगा? डाउन स्ट्रीम x + y होता है हमेशा, सबको पता है 60, और अप स्ट्रीम हो गया x - y यानी कि 30, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रखी है वो देखते हैं। धारा की प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय। धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम निश्चित डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मान लेते हैं d, उसको तय करने में 30 की स्पीड से लगने वाला समय, वो धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 9 घंटे अधिक है। धारा डिस्टेंस सेम है, 60 की स्पीड से लगने वाला समय है जो 9 घंटे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इनमें से इसको घटाएंगे 9 घंटे आ जाएगा। तो आपको अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपसे हो गया, मतलब ये होगा ज़रूर लेकिन टाइम बहुत लगेगा, और एग्ज़ाम में तो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं 540। 540 इधर रख के देखेंगे तो 540 डायरेक्ट इतना जल्दी जल्दी करना है आपको कि हो जाए, यानी कि ये कितना 540 में 30 का भाग जाएगा तो ये कितना आएगा 18, ठीक है। और इसमें 540 में 60 का यानी कि 6 से कितने बार जाएगा 9 बार। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, 9 = 9 सेटिस्फाई। अगर पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो और क्या चाहिए, पहला ही ऑप्शन आपका सही, यानी कि 540 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। आपको समय जो एग्जाम में है जो टाइम बचाते हुए चलना है। स और च में थोड़ा मेरा वो हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है, दो सर्कल हैं, जो सर्कल है उनकी रेडियस दे रखी है, बड़े की रेडियस दे रखी है 16 सेंटीमीटर और छोटे की रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दो त्रिज्या के दो सर्कल हैं और उनके जो केंद्र हैं उनके बीच की डिस्टेंस देख रही है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 26 सेंटीमीटर, ये 16 और ये 8, ठीक है। ये आपको दो रेडियस दे रखी है और बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो जो कॉमन टेंजेंट है DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सीधा सा फॉर्मूला होता है। DCT का कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट दोनों केंद्रों के बीच की दूरी d² माइनस जो बड़े वर्ग की त्रिज्या है r माइनस छोटे वर्ग की त्रिज्या है उसमें से घटाकर उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पर देखिए 26 का स्क्वायर, इधर d की वैल्यू कितनी है 26, 26 का स्क्वायर होता है 676। 676, r कितना है बड़ा 16 और छोटा, मतलब बड़े वर्ग की त्रिज्या 16 और छोटे वर्ग की त्रिज्या 8, यानी कि 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 इसमें से घटा देंगे तो रूट कितना आएगा 612। रूट 612 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में एक तो है 153 ऐसा कुछ दे रखा है ना, तो 132 तो इसमें भाग जाता नहीं है, 132 से तो कटेगा नहीं, तो 132 से नहीं कट रहा तो 153 से कटेगा। 153 से कितनी बार कट रहा है 153 × 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, इसका रूट कितना होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी कि 153 सेंटीमीटर आ गया। DCT की वैल्यू यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू आ गई 2√153, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबने कर लिया होगा और सबके ही लगभग मतलब
15 से तो ज़्यादा ही नंबर आए होंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर था, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने, सारे के सारे तो हम करेंगे, लेकिन आज हमने जितने किए सब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अपन आराम आराम से समझते हुए करेंगे, अपने पास 6 महीने का समय है सीजीएल को, तो आराम आराम से सभी चीज़ें करेंगे और आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे कल, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी बाकी बचे 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीजीएल के सारे हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। यानी कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे और मैं भी प्रयास करूंगा और भी अच्छे से आपको समझा सकूं, ठीक है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको सब अच्छे लगे होंगे और आप हमें प्यार दें। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे से मेहनत करें। आपका सब्सक्राइब हमको एक अलग से ऊर्जा देगा और उसके लिए हम आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत करके अगला वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। थैंक यू।